हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th एसएसटी की क्लास में हमारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने के लिए क्या कंडीशन की नीड होती है। सबसे फर्स्टली हमारा ये टॉपिक आ जाता है कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री की स्टेबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल कंट्री की जो किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल होगी तो वो कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। फर्स्टली हमारा स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी। इफ ए पर्सन इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल क्राइसिस देन इंडस्ट्री चाउस हैज ऑल्सो अकर इन सच नेशन एंड द एंटायर नेशनल इकोनॉमिक गेट डिस्टर्ब। स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरह से अनस्टेबल होगी, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन अनस्टेबल होगी तो उस कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूरी जो कंट्री है उसमें नेशनल इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब होगी तो डेमोक्रेसी, जब नेशनल इकोनॉमी ही अगर डिस्टर्ब होगी तो पॉलिटिकल जो जो सिचुएशन है वो भी अनस्टेबल हो जाएगी। इन मॉडर्न टाइम द मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडर्न टाइम में लेटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है वहाँ पे सक्सेसफुल? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन है। इट मीन उन कंट्रीज की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग होगी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल होगी, लेकिन अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन अनस्टेबल होगी तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री भी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी का मतलब है हमें इंडस्ट्रियल क्राइसिस ना होना और हमें अपनी वेल्थ के बेस पे या फिर हमें अपनी वेल्थ के बेस पे किसी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना या फिर रिसोर्सेज के बेस पे किसी भी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना होकर सेल्फ डिपेंडेंट होना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स की किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है या फिर किसी भी कंट्री में अगर पर्सन्स को इकोनॉमिकली फ्रीडम देनी, पॉलिटिकली फ्रीडम देनी है तो वहाँ पे इकोनॉमिकल फ्रीडम भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली इक्वलिटी भी की ज़रूरी है। फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो पर्सन को पॉलिटिकल फ्रीडम देने से पहले पर्सन को इकोनॉमिक इक्वलिटी और फ्रीडम देने की नीड होती है। क्योंकि अगर पर्सन को इकोनॉमिकली इक्वलिटी और फ्रीडम नहीं मिलेगी तो पॉलिटिकली भी अपने वोट्स को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाता है। देखिए स्टूडेंट, ओनली ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज नॉट सफिशिएंट। केवल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ही सफिशिएंट नहीं होती, बल्कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में गैप है, वेल्दियस्ट पर्सन और पुअरेस्ट पर्सन का गैप है, उस गैप को भी एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। जब उस गैप को हम एलिमिनेट कर देंगे तभी डेमोक्रेसी को, इट मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि जो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पावरफुल लोग हैं, जो वेल्दियस्ट पर्सन है, वो केवल अपनी पॉलिसी, वो अपने वेल्थ के बेस पे, अपनी पावर के बेस पे जब डेमोक्रेसी में इलेक्शन आते हैं तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। इट मीन्स इकोनॉमिक इक्वलिटी भी नहीं रही और पॉलिटिकल इक्वलिटी भी नहीं रही। अलॉन्ग विद दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट दैट इकोनॉमिक इक्वलिटी शुड एग्जिस्ट इट कंसिडरेबल extent. The gap between the rich and the poor not be wide. This is the process only open a large middle class exists in the country. Only in such position class conflicts weaken or democracy can be avoided. सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी कंट्री में अगर पर्सन्स को पॉलिटिकल फ्रीडम और पॉलिटिकल इक्वलिटी देनी है तो उन्हें इकोनॉमिक इक्वलिटी और फ्रीडम भी देनी होगी। इट मीन्स इकोनॉमिक इक्वलिटी और फ्रीडम देने का मतलब है जो सोसाइटी में जो गैप है, पुअरेस्ट पर्सन और वेल्दीस्ट पर्सन का, उस गैप को रिड्यूस कर दिया जाए, उस गैप को एलिमिनेट कर दिया जाए और सभी पर्सन्स को रिसोर्सेज गेन करने का इक्वली राइट मिले। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। इट मीन्स अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जहां हमारा सोशल जस्टिस आ जाता है वहां पे पर्सन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का मतलब है कि पर्सन के साथ ना तो कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना बर्थ बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। इट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी
It is essential for the success of democracy that no discrimination should be made with an individual on the basis of religion, caste, language, color, breed, birthplace, etc. All the people should be regarded as equal in front of law. सभी पर्सन्स लॉ के सामने इक्वल है. इट मीन्स अगर 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 प्राइम मिनिस्टर ने या फिर किसी कॉमन पीपल ने एक ही क्राइम किया है तो कॉमन पीपल को भी वही पनिशमेंट दिया जाएगा जो प्राइम मिनिस्टर को पनिशमेंट दिया है. इट मीन्स लॉ के सामने सब इक्वल है. फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन. अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना होगा. पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है सभी पर्सन्स को इक्वली राइट देने का. जब डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी में जब पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है पावर्स का जब डिवीजन किया जाता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टिसिपेट करने का मतलब है कंट्री लेवल पे ही पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं, एरिया बेस पे ही पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट बेस पे ही पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं. देखिए स्टूडेंट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ द डिक्टेटरशिप. जो मोनार्कियल सिस्टम है, इट मीन जो डिक्टेटरशिप है, उसमें सेंट्रलाइजेशन को जोड़ दिया जाता है. सेंट्रलाइजेशन को एम्फेसाइज करने का मतलब है सारी पावर किसी एक ही पर्सन के हाथों में दे देना. लेकिन डेमोक्रेसी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने की नीड होगी. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. इट मीन्स हम पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के टू टाइप्स होते हैं. टू टाइप्स होने का मतलब है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो डॉक्यूमेंट बेस पे लिखा जाता है. तो हम स्टडी करेंगे. ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट ए लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी ईजी. हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर है. मतलब क्लियरली ये बता रखा है कि गवर्नमेंट की क्या लिमिट्स होती हैं या पब्लिक के क्या राइट्स होते हैं और पब्लिक की क्या ड्यूटीज होती हैं. और पूरी तरह से रिटर्न मतलब पूरी तरह से क्लियर बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या प्रोसेस है. लेकिन अगर इन केस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट इजीली नहीं होता है. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगर किसी भी आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंटरेस्ट के बेस पे अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो वो बहुत रिजिड प्रोसेस होता है. रिजिड प्रोसेस होने का मतलब है कि जैसे कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपनी 2/3 मेजोरिटी के बेस पे पास करते हैं अमेंडमेंट. तो इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकती है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी. जहाँ भी इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी आ जाए या फिर इम्पार्शियल जुडिशरी आ जाए तो इट मीन्स क्या होता है, सबसे फर्स्टली पॉइंट है कि जो जुडिशरी डिसीजन लेती है, जुडिशरी के डिसीजन में ना तो लेजिस्लेटिव इंटरफेयर कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकती है. और सेकंड पॉइंट में मैं बताती हूँ तुम्हें कि अगर मान लो लेजिस्लेटिव या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट अगर एक ऐसा लॉ बना रही है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अनकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ के अगेंस्ट है या फिर गवर्नमेंट अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है तो जुडिशरी उसे ऐसा करने से रोक सकती है. किसे ऐसा करने से रोक सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करने से रोक सकती है या फिर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को ऐसा करने से रोक सकती है, उसके लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, ए हेल्दी एंड द वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम. डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम होना चाहिए. इट मीन्स क्या है स्टूडेंट, इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बिफोर, therefore its success depends upon the policies, program and the loyalty of the political parties. It is important for the success of democracy that the formation of political parties should be healthy basis. It means डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किया जाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन केवल अपने इंटरेस्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए. इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज जब फॉर्म हो या फिर ऑर्गेनाइज हो तो केवल इस बेस पे ऑर्गेनाइज नहीं हो, केवल वो अपनी इंटरेस्ट को पूरा करने के बेस पे ऑर्गेनाइज हो, बल्कि जो पॉलिसीज बनाए पॉलिटिकल पार्टी वो किस बेस पे हो, नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बेस पे हो. उसमें ना तो रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ना लैंग्वेज बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ना ही रीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, बल्कि पूरी कंट्री के
इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज़ को बनाया जाए, क्रिएट किया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमारा डेमोक्रेसी यहीं चैप्टर फिनिश हो गया है। डेमोक्रेसी में मैंने आपको पूरे वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी कराए, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट्स स्टडी कराए हैं, और पूरी एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी कराए, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टडी कराए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें समझ में आ जाए या फिर नहीं आए समझ में, तो इसे बार बार समझने का ट्राई करिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा और बार बार समझने का ट्राई करिएगा। और अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे एग्जाम में 90 से अबव मार्क्स पक्के हैं। डन है।